नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम उद्भव और विकास पर आधारित प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि आगामी मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप सभी ईएमआरएस या केबीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये प्रश्नोत्तरी काफी उपयोगी होगी। हम उद्भव और विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें बातचीत करेंगे हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। इसके पहले हमने गद्य, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि पर चर्चा कर लिए। उसके उद्भव और विकास को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। मान लीजिए ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 125, 200, 250 शब्दों में लिखने के लिए आए, या फिर अलग अलग विकास क्रम के दृष्टिकोण से सवाल आ जाए कि भारतेंदु युगीन नाटकों पर चर्चा कीजिए, प्रसाद युगीन नाटकों पर चर्चा कीजिए, या फिर आजादी के बाद के जो नाटक हैं उनके ऊपर चर्चा कीजिए, तो आप आराम से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक के साथ साथ उसके साये के रूप में या फिर छाया के रूप में आप देखते हैं कि रंगमंच का प्रयोग भी होता है। हमने तमाम विधाओं की बात की। सब विधाएं स्वतंत्र रूप में अकेले हमने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब नाटक हम पढ़ते हैं तो उसका संबंध रंगमंच से, यानी कि रंगमंच के बिना नाटक अधूरा है। तो जब भी हम हिंदी नाटक पर विचार करते हैं तो रंगमंच पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए। इसकी शुरुआत आप करेंगे, हिंदी नाटकों से पूर्व संस्कृत नाटकों की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन हिंदी में नाट्य लेखन 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। आपने पहले ही 2-3 लाइन में इस चीज को एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि आपको हिंदी नाटकों से पहले संस्कृत नाटकों की भी जानकारी है कि उनकी एक समृद्ध परंपरा रही। अगर आप यूपी एलटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो संस्कृत नाटकों को भी पढ़ना है। तो आपने अपनी तैयारी की समग्रता को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया कि जब हम हिंदी नाटक की बात करेंगे तो बिना संस्कृत नाटकों के बात अधूरी होगी। संस्कृत नाटकों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें कालिदास का नाम आप ले सकते हैं, और उसी का प्रभाव रहा कि जब हम संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। एक जमाने में नाट्य शास्त्र में काव्य और नाटक दोनों के तत्वों को लेकर विचार विमर्श किया गया था। ठीक है, इसको पंचम वेद भी माना गया। तो कहीं न कहीं जो नाटक, भले हम हिंदी में उसको 19वीं शताब्दी से मान रहे हैं, लेकिन नाटक बहुत पहले से लिखा जा रहा है। और हमने जब कहानी पर आप सभी से चर्चा की थी तो कहा था कि बचपन से ही हम सभी कहानी के बारे में जानते हैं। उसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर नाटकीयता है। कई बार आपने अपने मित्रों के बीच में या फिर कहीं भी ये बोलते हुए सुना होगा कि ज्यादा नाटक मत करो, यानी जो नाटक है या कहानी है वो हम सभी के अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन विधा के रूप में उसका कैसे विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसका कथन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। घुमाकर भी सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन किस विधा से माना है, तो आपका उत्तर नाटक होगा। अगर कथन के बारे में पूछा जाएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आप सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत वस्तुनिष्ठ संकलन अभी तक अपने पास नहीं रखे होंगे, तो आगामी परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं तो उस किताब को जरूर पढ़िए। वो आपके लिए ही किताब लिखी गई है, और न कि मैं अपनी विद्वता के लिए लिखा हूँ, अपने विद्यार्थियों के लिए लिखा हूँ। मैं लकी हूँ कि हमारे बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी आत्मीय लगाव के साथ जुड़े हुए हैं। न कभी हमारी आपसे मुलाकात हुई है, बस मुलाकात हुई है तो यूट्यूब चैनल से हुई।
तो आधुनिक गद्य परंपरा की शुरुआत किससे हुई? नाटकों से हुई। हिंदी नाटक के विकास को निम्नलिखित युगों में विभाजित कर सकते हैं। अगर हम किसी भी विधा के विकास को देखना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसको एक से अधिक कालखंडों में बांटना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमने गद्य के विकास को भी देखा, कहानी, निबंध, सबको किसी न किसी रूप में विभाजित करने का प्रयास किया। तो आपके दिमाग में एक पैटर्न जरूर आना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए तो मैं पीडीएफ नहीं देता हूं, आप सभी को पढ़ाता हूं कि आप कम जानकारी के बाद भी उस पैटर्न को समझ लें कि किसी भी उद्भव और विकास पर आधारित प्रश्न को अगर हल करना है तो उसको अलग अलग कालखंडों में विभाजित करके बताना पड़ेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा कि किस कालखंड में क्या बात कही गई, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, फिर कैसे उस विधा का विकास हुआ। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़कर पढ़ेंगे तभी होगा। पता चला कि आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ रहे हैं और समय की बचत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि समय एक दिन आपकी बहुत कड़ी परीक्षा ले। तो आप समय दीजिए और चीजों को समझिए। हिंदी नाटक के विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत दो मुख्य व्यक्तित्वों का नाम आता है। एक तो नाम आता है भारतेंदु और दूसरा नाम आता है प्रसाद का। हमने कहानी आप सभी को पढ़ाई हुई थी, उसमें प्रेमचंद और प्रसाद की हमने चर्चा की थी। ये बात वही सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं जो लाइन बाय लाइन और मिनट टू मिनट वीडियो लेक्चर को देखते होंगे, समझते होंगे। ठीक है, हमारी कोशिश क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। जब कहानी की बात की जा रही है तो दो स्कूलों की हमने चर्चा की, प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल। आगे चलकर कहानी का विकास भी हुआ इन्हीं स्कूलों के माध्यम से। जब हम नाटक की बात कर रहे हैं तो दो स्कूल आ रहे हैं यहाँ पर, भारतेंदु स्कूल और प्रसाद स्कूल। यानी प्रसाद हिंदी साहित्य के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। काव्य हम छायावाद पढ़ते हैं तो भी प्रसाद आ जाते हैं, कहानी पढ़ते हैं तो भी प्रसाद आ जाते हैं, नाटक पढ़ते हैं तो भी जयशंकर प्रसाद आ जाते हैं। तो विभाजित करके हम देखेंगे भारतेंदु युग पूर्व हिंदी नाटक, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। चार खंडों में हमने इसको विभाजित किया। अब भारतेंदु युग पूर्व हिंदी नाटक की चर्चा क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हजार वर्षों का इतिहास है, लेकिन उसमें से शुरुआती जो तीन कालखंड है वो सब पद्य पर आधारित है। कहीं कहीं कुछ रचनाओं में नाटक शब्द लगे हुए हैं। मेरे संकेत को आप सभी समझ गए होंगे, जैसे रामायण महानाटक, हनुमान नाटक। लेकिन क्या सही मायने में वो सभी रचनाएं नाटक में थी? और वो आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो तीन कालखंड अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें, चार कालखंडों में बटा है, तो उसमें से शुरू के तीन कालखंड पद्य पर आधारित रहे। नाटक का कहीं भी नामो निशान नहीं था। लेकिन भारतेंदु के जस्ट पहले उसमें भारतेंदु के पिताजी का भी योगदान है। तो उसी के बारे में आप सभी को यहाँ पर बताना है कि भारतेंदु युग पूर्व हिंदी नाटक की क्या स्थिति थी। आप लिखेंगे भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से दो चार ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए। उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व न था। आपने इंडिकेट कर दिया कि हमें भारतेंदु युग के पूर्व जो नाटक लिखे गए थे उसकी भी जानकारी, जिसमें हमने बता दिया आनंद रघुनंदन नाटक, हनुमान नाटक, रामायण महानाटक या फिर नहुस नाटक। लेकिन किसी में नाटकत्व यानी जो कि नाटक के तत्व होने चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है, और वो नाटक लिखे भी गए तो खड़ी बोली में नहीं लिखे गए थे, इसमें लिखे गए थे ब्रज भाषा में लिखे गए। तो दो वजहों से भारतेंदु के पूर्व जो नाटक लिखे गए उनको हम हिंदी नाटक की श्रेणी में नहीं रख सकते। हालांकि हिंदी के पहले नाटक कौन कौन है उनको लेकर आलोचकों में विवाद रहा है। कई जगहों पर नहुस और आनंद रघुनंदन को माना जाता है। हरिश्चंद्र ने यानी भारतेंदु ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से हिंदी में अनुवाद करके 1868 में प्रकाशित किया। भारतेंदु ने भी जो पहला नाटक लिखा वो उनका मौलिक नाटक नहीं था बल्कि बांग्ला से अनुदित था। यानी कि भारतीय शुरुआती में जो भी नाटक लिखे गए वो मौलिक और अनुदित दो प्रकार के नाटक रहे। भारतेंदु जब सिर्फ 18 साल के थे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज 18 साल के लोग क्या कर रहे हैं और उस जमाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर उनका जन्म 1850 में हुआ तो 1868 में उन्होंने
नाटक का अनुवाद कर लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और कोई व्यक्ति कब कर सकता है? जब उसको उस तरीके की पारिवारिक पृष्ठभूमि मिले, उस तरीके का वातावरण मिले। उनके पिताजी गोपाल चंद्र, अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हमारे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा तो हमने उसमें बताया है कि गोपाल चंद्र के पास बहुत लोग पहले आते थे, उनके घर पे उठते बैठते थे साहित्यकार लोग, और भारतेंदु हरिश्चंद्र उससे काफी प्रभावित रहे। 7 साल की उम्र में ही एक कविता उन्होंने लिख दी। 7 साल के, आजकल बच्चे 7 साल के पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन भारतेंदु ने कविता लिखी और अपनी प्रतिभा को उन्होंने कम नहीं होने दिया। अपने पिताजी से भी वो आगे निकल गए और 18 साल की उम्र में उन्होंने नाटक का अनुवाद किया। और आपको नहीं भूलना चाहिए, 1868 ईस्वी में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका का संपादन किया था। मेरे जो गंभीर विद्यार्थी हैं, जो अति विश्वास करते हैं, जो आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, मैं आप सभी के हर कमेंट को पढ़ता हूं, देखता हूं, अच्छा लगता है। इतना तो आप किसी को पैसे देकर भी कमेंट नहीं कर सकते, आप अंदर से कमेंट करते हैं। यही तो कारण है कि हम भी एकदम दिल खोलकर जितनी जानकारी होती है हमारे पास पूरा बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे विद्यार्थी अभिमन्यु की तरह अगर चक्र में फंसे हों तो उससे बाहर निकल जाए। तो 1868 में इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया। आप जरूर कमेंट करेंगे। ये होती है पढ़ाई करने का। हम नाटक पढ़ रहे हैं लेकिन समग्रता में पूरी चीजों को देख रहे हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आप उसको इन वाणी के माध्यम से समझते हुए हल कर लें। तो 1868 में विद्या सुंदर नाटक का बंगला से अनुवाद हुआ। भारतेंदु ने अपनी आधुनिक दृष्टि से नाट्य कला को जनप्रिय तथा कलात्मक बनाया। अभी तक जो नाटक लिखे जा रहे थे वो बस किताबों में थे, उनका जनता से कोई संबंध नहीं था। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जब आते हैं तो उन्होंने नाटक को जनता से जोड़ा और उसको कलात्मक बनाया। आगे आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने जनता से जोड़ा और नाटक को कलात्मक बनाया। जब तक नाटक रंगमंच से नहीं जुड़ेगा तो वो कलात्मक होगा ही नहीं और जनता से जुड़ भी नहीं पाएगा। आप बताएंगे भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। हिंदी नाटक की परंपरा भारतेंदु युग में शुरू हुई। अगर सही मायने में देखा जाए विधिवत रूप में, तो हिंदी नाटक की शुरुआत कहां से होती है? भारतेंदु युग से। संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी नाटकों से प्रभाव ग्रहण करते हुए नाटक का नया ढांचा निर्मित हुआ, यानी नया रूप निर्मित हुआ। मौलिक और अनुदित दोनों तरह के नाटक लिखे गए। यहाँ पर ध्यान रखना है, अनुदित शब्द को आपको अच्छे से लिखना है। कई बार लोग अनुवादित भी लिख देते हैं, ध्यान रखना है अनुदित यहाँ पर है। तो शुरुआत में मौलिक और अनुदित दोनों तरह के नाटक लिखे गए। भारतेंदु आधुनिक हिंदी नाटक के जनक तथा जागरण सुधार युग की संपूर्ण चेतना को प्रतिष्ठित करने वाले अग्रदूत भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साथ कई काम कर रहे थे। पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर रहे थे, निबंध लिख रहे थे, नाटक लिख रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे और अपने मंडल के साथ हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का कैसे नया रूप बने, हिंदी भाषा अपने व्यवस्थित रूप में आगे बढ़े, उसको लेकर भी भारतेंदु ने काफी काम किया। आपको याद आ गया होगा 1873 में उन्होंने लिखा हिंदी नए चाल में ढली। ये वही सब दौर है। उनके मौलिक नाटक अंधेर नगरी जो कि प्रहसन है, भारत दुर्दशा जो कि नाट्य रासक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती प्रहसन के तौर पर है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, श्री चंद्रावली नाटिका है, विशस्य विस्मौषधम भाड़ है, प्रेम जोगिनी नाटिका, नील देवी ऐतिहासिक गीति रूपक और सती प्रताप जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, आदि इनके मौलिक नाटक। अगर अनुदित नाटकों में देखें तो संस्कृत से उन्होंने अनुवाद किया रत्नावली, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी। बांग्ला से उन्होंने अनुवाद किया भारत जननी, विद्या सुंदर जिसकी कि हमने बात की, सत्य हरिश्चंद्र आदि प्रमुख है। अंग्रेजी से भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद उल्लेखनीय है। तो एक चीज आप देख रहे हैं, आज हम हिंदी पढ़ते हैं तो लगता है कि हिंदी में ही बहुत महारत थी, लेकिन उस जमाने में आप देखिए कि हिंदी के साथ साथ जानकारी किसकी किसकी है? संस्कृत की है, बांग्ला की है और अंग्रेजी की भी है। इसीलिए तो आज हम सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे आप बताएंगे कि न सिर्फ भारतेंदु बल्कि उनके जो समकालीन रहे वो भी उनसे प्रभावित थे। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो तमाम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श माना हुआ कि हम उनके कारण ये चीज कर रहे हैं। भारतेंदु के समकालीनों में प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट आदि ने उनका अनुसरण किया
और नाटक लेखन किया। नाट्य मंडली की स्थापना करके भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन ने अभिनय भी किया। इन नाटककारों ने तत्कालीन पारसी रंगमंच की कुरीतियों का विरोध भी किया। इस प्रकार नाटक और रंगमंच भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा बनकर उभरे। तो यहां पर आपने देखा कि भारतेंदु युगीन नाटककारों ने न सिर्फ नाटक लिखा बल्कि नाट्य मंडली की स्थापना करके उसका मंचन भी किया, अभिनय भी किया। इसी चीज को लेकर हमने कम्युनिटी सेक्शन में एक सवाल आप सभी को बताया था, बल्कि तथ्य पोस्ट किया हुआ था कि आप देखेंगे कि भारतेंदु युगीन जितने भी नाटककार थे उन्होंने अभिनय करने के लिए, मूछ मुड़ाना एक अपशकुन माना जाता है, लेकिन उस समय महिला पात्र नहीं मिलती थी, तो इन लोगों ने अपने घर में अनुमति ली कि क्या हम रोल करना है, मूछ मुड़ा सकते हैं। आजकल तो कोई भी मूछ मुड़ा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जमाने में एक बड़ी घटना, क्योंकि भारतेंदु युग न सिर्फ साहित्य के दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक चेतना उनके अंदर भी थी कि जो पुरानी परंपरा है उसको कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए अनुमति लेना पड़ा। भारतेंदु भी अलग अलग नाटकों में अभिनय किए। ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ध्यान रखना है। जब भारतेंदु युग में नाटक लिखे जा रहे थे, रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा रहे थे, उसी के समानांतर पारसी रंगमंच थे, जिसमें आपने कई लोगों का नाम सुना होगा, ठीक है, इंदर सभा, बंदर सभा, ये सब है। और कुछ पारसी रंगमंच के जो निर्देशक थे उनके उपनाम भी थे। हमारे विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो पारसी रंगमंच के जितने भी कलाकार थे वो हिंदी में न करके उर्दू में किया करते थे, तो उनका विरोध करते हुए यहाँ पर हिंदी में रंगमंच को प्रस्तुत किया गया। कुल मिलाकर नाटक और रंगमंच की दृष्टिकोण से भारतेंदु युग एक धुरी के रूप में आता है, और उस युग में ये दोनों नाटक और रंगमंच केंद्रीय विधा के रूप में उभर कर सामने आते, ठीक है। बेताज और क्या क्या है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ पा रहा है, पारसी रंगमंच का आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, और मुझे उम्मीद है कि कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो समझ गए आप, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक की अगर बात की जाएगी तो पूरा आपको इसी तरीके से लिखना है। अब हम बात करते हैं प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। द्विवेदी युग में अपेक्षाकृत कम नाटक लिखे गए। अब देखिए इसमें अचानक द्विवेदी युग क्यों घुस गया, क्योंकि हम अभी भारतेंदु युग की बात कर रहे थे और अचानक यहां पर प्रसाद युग की बात की जा रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप पढ़ेंगे तो प्रसाद युग केवल नाटक के संदर्भ में या कहानी के संदर्भ में आ सकता है, लेकिन द्विवेदी युग तो पूरा संपूर्णता में है, ठीक है। लेकिन द्विवेदी युग में क्या हुआ कि अपेक्षाकृत कम नाटक लिखे गए। आपने तो लिख दिया कि अपेक्षाकृत कम नाटक लिखे गए, लेकिन अगर आप एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो भी नाटक लिखे गए, भले कम लिखे गए, उन नाटकों को जरूर ध्यान में रखिए, खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लिखने के क्रम में तो लिख सकते हैं कि द्विवेदी युग में अपेक्षाकृत कम नाटक लिखे गए। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की, इसीलिए प्रसाद युगीन हिंदी नाटक यहां पर शीर्षक दिया गया है। कैसे उन्होंने नए युग की शुरुआत की आप बताएंगे, परंपरा से जोड़ेंगे, ये उत्तर लिखने की एक शैली होती है। आप बताएंगे कि कैसे कोई नया काम कर रहा है। जहां भारतेंदु के नाटकों में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नवजागरण की चेतना की जो झलक दिखाई देती है, वहीं प्रसाद के नाटकों में इतिहास, संस्कृति और दर्शन के गहन अध्ययन का विश्लेषण मिलता है। तो यदि आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को पढ़ा होगा, भारत दुर्दशा, अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी की होगी या फिर अंधेर नगरी पढ़ी होगी, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक नवजागरण की चेतना दिखलाई देती है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको रटने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी व्यवहारिक रूप में टेक्स्ट पढ़ा होगा तो चीजें आपके दिमाग में एकदम से पेस्ट हो जाएंगी, एकदम से छप जाएगी। प्रसाद के नाटकों में इतिहास, संस्कृति और दर्शन के गहन अध्ययन का विश्लेषण मिलता है। तो अगर आपने प्रसाद के नाटकों को पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तक पढ़ा होगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कैसे उसमें इतिहास, संस्कृति और दर्शन की बात की गई है। तो इसीलिए प्रसाद युग की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। एक चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में समय की पाबंदी होती है, तो आप जो चुनिंदा जिसके वजह से
वो साहित्यकार जाना जाता है, उन्हीं रचनाओं का उदाहरण दीजिए। हमने बताने के लिए बता दिया है, क्योंकि हम ही कटौती करेंगे तो फिर हमारे विद्यार्थी क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने संकेत कर दिया है कि जो महत्वपूर्ण है, ज्यादा 10 उदाहरण ना देकर 2-3 उदाहरण दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अब यहां पर बात आती है कि जहां भारतीय युग में नाटक और रंगमंच का इतना अच्छा संबंध था कि जो लोग नाटक लिखते थे वो खुद अभिनय भी करते थे, लेकिन प्रसाद युग में ये रंगमंच थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद के नाटक विवाद का विषय रहे। उनकी भाषा, दृश्य विधान और रंगमंची परिकल्पना पर काफी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। अगर ये वाक्य आप लिखते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि आपने न सिर्फ नाटक को नाटक की दृष्टि से पढ़ा है, बल्कि रंगमंच की दृष्टि से भी पढ़ा है। इसको लेकर काफी विवाद है और उस विवाद में प्रसाद का ये मानना है कि हमने नाटक लिखा है, हमारे दिमाग में रंगमंच नहीं है। हालांकि आगे चलकर इनके नाटकों का भी रंगमंच पर अभिनय किया गया, प्रस्तुति उसकी हुई है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि अभिनेता के दृष्टिकोण से, मतलब रंगमंचीय दृष्टिकोण से प्रसाद के नाटक क्या है, कठिन है, क्योंकि उसमें पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है, उसमें बहुत सारे दृश्य हैं, बीच बीच में उसमें गाने भी आते हैं, गीत योजना भी है। आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में बातें बैठ गई। तो ये तो प्रसाद की बात रही। लेकिन प्रसाद के समकालीन भी बहुत सारे लोग लिख रहे थे, उसमें हरिकृष्ण प्रेमी का नाम लिया जा सकता है। हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में सांस्कृतिक अखंडता को नए ढंग से पर मध्यकालीन इतिहास से अपनी कथा वस्तु चुनते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को केंद्र में रखा है। यह बहुत बड़ी बात रही। यहाँ पर प्रसाद ने इतिहास, संस्कृति और दर्शन की बात तो की, लेकिन यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी, आप देख रहे हैं कि हर युग में कुछ ऐसे व्यक्ति तो होते हैं जो एकदम से नकल नहीं करते, ठीक है, कुछ अपनी वो भी अपना महत्व स्थापित करते हैं, अपनी दृष्टि, अपनी सोच को रखते हैं। तो हरिकृष्ण प्रेमी ने सांस्कृतिक अखंडता को तो सामने रखा, लेकिन मध्यकालीन इतिहास को ध्यान में रखा। मध्यकालीन इतिहास में जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको केंद्र में रखकर नाटक लिखे, जिसमें रक्षाबंधन, स्वप्नभंग, आहुति जैसे नाटकों की संवाद योजना तथा चरित्र योजना में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रधान है। तो देख रहे हैं कि हर एंगल से नाटक लिखने की कोशिश की गई है। हमारे तमाम विद्यार्थी हैं जो पीएचडी के नए टॉपिक्स को लेकर कमेंट करते रहते हैं, तो यहां से एक टॉपिक बन सकता है कि प्रसाद युगीन हिंदी नाटकों में जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर नाटक लिखे गए हैं, उनका आप समीक्षात्मक अध्ययन कर सकते हैं। एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। आजकल टॉपिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है पीएचडी में एडमिशन लेना कि आपका कितना अप्रोच है, वो चाहे कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो। अगर आपको नहीं लेना है तो आपको वहां पर ह्यूमिलिएट किया जाएगा, हतोत्साहित किया जाएगा, आपको जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला जाएगा और बोला जाएगा कि आपका जो टॉपिक है बहुत पुराना है। जिनको लेना है वो कुछ भी घास भूसा लेकर जाता है, उसका एडमिशन हो जाता है। ये आजकल हिंदी एकेडमिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो ये यहाँ पर टॉपिक आप बना सकते हैं। और प्रसाद से कैसे अलग थे हरिकृष्ण प्रेमी, उनकी बात आपने कर दी। प्रसाद युग में ही अलग अलग तरीके के और भी नाटक लिखे गए, जैसे गीति नाट्य लिखा गया। खुद प्रसाद ने भी गीति नाट्य लिखा, जिसमें करुणालय, मैथिली शरण गुप्त ने आनग, उदय शंकर भट्ट ने विश्वामित्र, राधा और मत्स्यगंधा जैसे गीति नाट्य लिखे। क्योंकि इसकी शुरुआत खुद प्रसाद अपने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्वासामिनी में गीत योजना से शुरू कर दी थी, तो उन्होंने अलग से भी एक नाटक लिख दिया, करुणालय। अब करुणालय में एक संधि है। मैं चाहूंगा कि कोई भी विद्यार्थी जरूर कमेंट करके बताए कि इसमें कौन सी संधि है। कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी व्याकरण की किताब खोलकर बैठे रहें तभी आपका हिंदी व्याकरण मजबूत होगा या फिर कंप्लीट होगा। आपके आसपास तो हिंदी व्याकरण फैला हुआ है, बस आपको ध्यान देना है। गीति नाट्य के अलावा आप देखेंगे कि एक समस्या नाटक लिखा गया, बहुत ही चर्चित। यहां से प्रश्न पूछा जाता है और आपके दिमाग में आ गया हो कि जब समस्या नाटक की बात की जाती है तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम सबसे पहले आता है। आप लिखेंगे इसी दौर में समस्या नाटक लिखे गए। प्रसाद के समकालीन लेखकों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, ध्यान रखना है लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं, लेकिन आपको किसका नाम लेना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। वही लक्ष्मी नारायण मिश्र जिनका नाटक सिंदूर की होली आप यूजीसी नेट के एग्जाम में
पढ़े होंगे। वही लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं जिन्होंने थोड़ा सा प्रसाद से अलग हटके समस्या नाटक लिखना शुरू किया। आप बताएंगे कि जिन्होंने प्रसाद की इतिहास दृष्टि और स्वच्छंदतावादी दृष्टि के विरुद्ध यथार्थवादी बुद्धिवादी नाटकों पर जोर दिया और समस्या नाटकों की रचना की। उनके प्रमुख नाटक हैं राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप मुझसे लंबे समय से जुड़े होंगे तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ाते हुए उसमें समस्या नाटक को पढ़ाया हुआ है और हमने बताया कि लक्ष्मी नारायण मिश्र पर किन विदेशी लेखकों का समस्या नाटक जो है, जिसको कि प्रॉब्लम ड्रामा कह सकते हैं, वो यूरोप से आई हुई है। आप समझ गए होंगे कि इब्सन और बर्नार्ड शॉ। ये ध्यान रखिए, कई बार सवाल आ जाता है कि समस्या नाटक का प्रभाव किन दो अंग्रेजी नाटककारों का प्रभाव पड़ा था लक्ष्मी नारायण मिश्र इत्यादि पर। आप ध्यान रखिए, इब्सन और बर्नार्ड शॉ जो थे वो समस्या प्रधान नाटक लिखा करते थे। ठीक है, समस्या प्रधान नाटक आप देखेंगे तो ध्रुव स्वामिनी भी है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी को भी आप पढ़ेंगे तो वो भी समस्या प्रधान नाटक है। पीएचडी का एक टॉपिक और आप बना सकते हैं कि हिंदी में अभी वर्तमान समय में समकालीन हिंदी नाटकों में कितने गीति नाट्य हैं या फिर समस्या प्रधान नाटक लिखे जा रहे हैं। एक टॉपिक आप बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो समस्या नाटक भी प्रसाद युग में लिखे जा रहे थे, गीति नाट्य भी लिखे जा रहे थे। आगे आप बताएंगे प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, यानी कि प्रसाद के बाद जो हिंदी नाटक लिखे गए उनकी क्या स्थिति थी। प्रसाद के बाद आप देखेंगे कि नाटक के साथ साथ एकांकी लेखन की भी शुरुआत हो गई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट आदि प्रमुख एकांकीकार। उसमें आप देखेंगे भुवनेश्वर का काफी रोल है। इन्होंने एब्सर्ड नाटक यानी विसंगत पूर्ण नाटक लिखने का प्रयास लिखा है, प्रयास किया लिखा है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि एब्सर्ड नाटक यानी विसंगति पूर्ण नाटक के एक उदाहरण दीजिए, तो भुवनेश्वर प्रसाद का नाम आप ले सकते हैं, बाकी ने भी लिखा हुआ है। नाटक को रंगमंच से जोड़ने के अश्क जी के प्रयास को जगदीश चंद्र माथुर ने आगे बढ़ाया। उनका नाटक कोणार्क हिंदी नाट्य साहित्य के विकास की एक महत्वपूर्ण मंजिल। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक, जिसको कई जगहों पर गीति नाट्य भी कहा जाता है, अंधा युग, जो कविता और नाटक के बीच गहरे रिश्ते को पहली बार रंगमंच पर सिद्ध किया। अंधा युग के अनेक सफल प्रदर्शन हुए, यानी कि प्रस्तुति हुई है। इसी से प्रेरित होकर दुष्यंत कुमार ने एक कंठ विस्फाई नामक काव्य नाटक लिखा है। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे ने हिंदी नाटक और रंगमंच को विस्तृत आयाम दिया। जीवन की गहन मार्मिक अनुभूतियों के तीखे बोध को अतीत और वर्तमान में एक साथ तलाश करने का सार्थक प्रयास हिंदी नाटक में पहली बार इतनी सफलतापूर्वक किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने अंधा युग भी यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा। आषाढ़ का एक दिन भी आपने पढ़ा होगा, आधे अधूरे भी पढ़ा होगा। तो ये सभी जो नाटक हैं क्यों सिलेबस में लगे रहते हैं, इनकी प्रासंगिकता कुछ तो होगी। ये सभी नाटक जीवन की गहन मार्मिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करते हैं और साथ में जो मानवीय संबंध है उनको भी प्रस्तुत करते हैं। समसामयिक जीवन स्थितियों की कश्मकश को व्यक्त करने वाले उनके नाटक यानी मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे ने हिंदी नाटक को नया मुहावरा देते हुए हिंदी रंगमंच को नया दर्शक वर्ग प्रदान किया है। तो आधे अधूरे का मतलब सब चीज क्या है, आधा अधूरा है। और एक निष्कर्ष पर सावित्री पहुंचती है कि सभी इसमें मनुष्य क्या है, एक ही सभी पुरुष एक ही जैसे, कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं। और पुरुष की क्या बात करें, कोई भी चीज आप देखेंगे वो पूर्ण नहीं है। हम आप सभी के लिए तैयारी के दृष्टिकोण से 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज हमने पूरी की। आपके लिए हमने बुक लिखी, एक नहीं दो बुक लिखी है। फिर भी हमारे मन में आता है कि अभी कुछ न कुछ चीजें अधूरी बची हुई और आपको विश्वास नहीं होगा, आप सभी यहाँ से पढ़कर निश्चित तौर पर सफल होंगे और सफलता के बाद भी आपको लगेगा कि अभी तो मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, अभी तो हमें अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़ना पड़ेगा, सर की तरह ही लगातार विद्यार्थी जीवन के रूप में रहना पड़ेगा। तो चीजें कभी पूरी नहीं होती, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि फला चीज इस बुक में नहीं है, उस बुक में नहीं है। सभी चीजें हैं, कहीं संक्षेप में लिखी गई है बुक में, कहीं
विस्तृत रूप में लिखी गई हैं। लेकिन आपके पास आपका ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। आपको अपने नर्वस सिस्टम पर, तंत्रिका तंत्र पर कंट्रोल रखना है, अपना अभ्यास करना है और पीडीएफ जो रिजल्ट पीडीएफ का रिजल्ट का पीडीएफ होगा, उसमें अपने नाम को देखना है। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर अनुराज हिंदी एकेडमी के विद्यार्थी नहीं सफल होंगे तो फिर कहाँ के होंगे। इतना स्वच्छंदता से पढ़ाई तो मुझे नहीं लगता कि कहीं होती होगी। और जिस आत्मीयता के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, ये एक तरीके से स्वर्णिम इतिहास को लिख सकता है। तो देखिए, भावनाओं में लगातार हम लोग बहते जा रहे हैं। प्रसाद उत्तर हिंदी नाटक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि नाटक तो लिखे गए, कुछ एकांकियां भी लिखी गई, जिसमें राम कुमार वर्मा का नाम आप ले सकते हैं। और फिर तमाम नाम तो बहुत है, लेकिन धर्मवीर भारती का नाम आपको जरूर बताना होगा। मोहन राकेश का नाम प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों में लेना पड़ेगा। प्रसाद के बाद सबसे बेहतरीन जो नाटककार उभर कर सामने आए वो मोहन राकेश ही थे। ये वही मोहन राकेश हैं जिनको कि आप नई कहानी आंदोलन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, मोहन राकेश भी मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व रहे। अब हम बात करते हैं कि हिंदी नाटक के विकास में रंगमंच, रंग निर्देशक और नाट्य शैलियों का क्या योगदान रहा। हमने तो अभी तक पूरा इतिहास पढ़ लिया कि भाई भारतीय युग में नाटक लिखे गए, प्रसाद युग में लिखे गए, उनके बाद लिखे गए, अलग अलग उसमें वैविध्यता रही। लेकिन नाटक तभी पूरा हो पाएगा जब उसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, उसको अलग अलग लोग प्रस्तुत करेंगे जिसको कि डायरेक्टर्स बोलते हैं, और फिर उसकी शैली भी अलग अलग होती है। आज छोटे जगहों पर तो बहुत कम रंगमंच प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि एक इसके लिए स्कूल खोला गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि दिल्ली में है। इसमें सीट बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वहां पर इसी की पढ़ाई ही होती है। और देखेंगे तमाम एक्टर्स यहाँ से निकल कर आए। आप फिल्म देखते होंगे तो आप जानते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि निबंध को लेकर कोई स्कूल नहीं खोला गया, कहानी को लेकर कोई स्कूल नहीं खोला गया। नाटक में कोई दम तो होगा। दम यही है कि ये एक श्रव्य दृश्य विधा है, ठीक है, और ये सभी को बहुत प्रभावित करता है। इसके लिए स्कूल खोला गया। 1960 के बाद नाटक और रंगमंच के इतिहास में नई उपलब्धियों का दौर शुरू हुआ। जीवन की गहन और बुनियादी समस्याओं को गहरे और व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने के अलावा स्त्री पुरुष संबंधों का सूक्ष्म विश्लेषण, विवेचन और उनकी जांच पड़ताल की गई। ठीक है, नाटक को रंगमंच से ज्यादा जोड़ने और नए नए रंग प्रयोग करने के प्रयास किए गए। कलकत्ता, बंबई यानी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों में शुरू रंग आंदोलनों का विस्तार छोटे शहरों और कस्बों तक हुआ है। इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, हबीब तनवीर, बाबा कारण, ओम शिवपुरी, रतन थियम, मणिपुरी एक रहे हैं, ठीक है, रतन थियम आदि नाट्य निर्देशकों ने सफल प्रस्तुतियां की। छत्तीसगढ़ी नाचा शैली, राजस्थानी ख्याल शैली, कर्नाटक की यक्षगान शैली, उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली आदि में बहुत ही सफल प्रस्तुतियां हुई हैं। एक चीज आप देखिए, नाचा शैली का संबंध कहाँ है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों से जोड़ सकते हैं। ख्याल शैली का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। यक्षगान शैली का प्रयोग कहाँ से? कर्नाटक से है। और नौटंकी, उत्तर प्रदेश में लोग बोलते हैं कि तुम्हारी नौटंकी बहुत चल रही है, यानी कि नाटक का ये रूप वहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि जब से आपने इस वीडियो को खोला होगा या फिर देखना शुरू किया होगा, अंत तक आप देखे होंगे। देखिए, अंत भला तो सब भला। आखिरी जो पैराग्राफ है ये सुमेलित प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए मिलान करने वाला प्रश्न आ जाएगा तो हमारे विद्यार्थी जो अभी तक देख रहे हैं वो इसको पूरा सही करके आएंगे, और जो बीच में छोड़कर चले गए वो बीच में ही रह जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम आपके दिमाग को बार बार पिंच करना चाहते हैं कि जिस काम को शुरू कीजिए उसको अंत तक करके पूरा कीजिए। ये नहीं कि बीच में चालाकी आप दिखाएंगे तो फिर समय से बड़ा चालाक कोई नहीं होता। तो चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने मेहनत से इसको तैयार किया है, आप ही के लिए तैयार किया हुआ। तो हिंदी नाटक के विकास में रंगमंच, रंग निर्देशक और नाट्य शैली का क्या योगदान रहा? अगर ये मान लीजिए अति लघु त्रि में प्रश्न आ जाता है और ये महाराज केवीएस एनवीएस में आ जाता है, तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत ही आराम से इसको लिख लेंगे। निष्कर्ष पर हम पहुंचे। इतना सब कुछ बताने के बाद निष्कर्ष बहुत हमने छोटा रखा हुआ है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिंदी नाटक और रंगमंच के माध्यम से जनता को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जागरूक किया गया। यह विधा अभिव्यक्ति का नया माध्यम बनी जो अब तक प्रासंगिक है। कई बार आप देखते हैं ना, जो निष्कर्ष होता है वो अपेक्षाकृत छोटा ही हो जाता है। जैसे आप कहीं कोई बातचीत करते हैं और बातचीत बहुत लंबी चौड़ी होती है और उसका निष्कर्ष कभी कभी एक वाक्य या एक शब्द का निकल जाता है। जैसे आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, कोई आधा घंटा के वीडियो में आपको खूब मोटिवेट किया, खूब बड़ी बड़ी बातें किया और अंत में कहा कि क्षमता आपके अंदर है, आपको मेहनत करना है। आप बोलेंगे ये तो मैं बहुत पहले से जान रहा था, आधा घंटा का वीडियो देखा, क्या मतलब हुआ इसका। तो ये इसी को बोलते हैं निष्कर्ष। हमने भारतेंदु युग से लेकर स्वाधीनता आंदोलन के बाद के बल्कि स्वतंत्रता के बाद के सभी नाटकों पर चर्चा की, हर एंगल से नाटक और रंगमंच के दृष्टिकोण से आपसे बात की। उम्मीद है कि नाटक के उद्भव और विकास से रिलेटेड प्रश्न आएगा, चाहे वो कंप्लीट रूप में आए, चाहे अलग अलग कालखंडों के रूप में आए, तो आप आराम से उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।